लोकसभा चुनाव के बीच सरकार के लिए एक गुड न्यूज आई है और सरकार का खजाना भर गया है। दरअसल सभी स्पेकुलेशंस को पीछे छोड़ते हुए आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट का खजाना भरने के लिए भारी भरकम रकम बतौर डिविडेंड देने का फैसला किया है। 23-24 में 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाले बैंकों के शानदार परफॉर्मेंस के चलते आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.11 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड देने की अनाउंसमेंट की। आरबीआई ने 22 मई को एक स्टेटमेंट में कहा कि ये डिविडेंड बिमल जालान समिति की सिफारिशों के मुताबिक दिया जा रहा है, जो 26 अगस्त 2019 को सेंट्रल बैंक ने अपनाई थी। हर साल आरबीआई निवेश से होने वाली डिविडेंड इनकम को केंद्र सरकार को एक फिक्स्ड अमाउंट के रूप में ट्रांसफर करता है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो केंद्रीय बैंक ने केंद्र को डिविडेंड के तौर पर 87,416 करोड़ रुपए दिए थे। डिविडेंड अगर आपको नहीं पता है तो पहले डिविडेंड जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, यानी कि कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को भुगतान किया जाता है। ये कैश इक्विवेलेंट और शेयर्स एटसेट्रा के रूप में हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आरबीआई का लाभांश है, आरबीआई का मुनाफा है, सरप्लस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जो ये अमाउंट है वो काफी ज्यादा बड़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की तुलना में 141% ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली सरकार को, यानी कि इस इलेक्शन के बाद जो भी सरकार चुनकर आएगी, उसको इस डिविडेंड से कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक की जो 2023-24 की जो कमाई रही है वो सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में इस्तेमाल करने वाली है। तो ये डिविडेंड अपकमिंग गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। इस अमाउंट से सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने में हेल्प मिलेगी, साथ ही नई स्कीम्स में खर्च करने पर भी उनको मदद मिलेगी। यही नहीं, इतनी बड़ी रकम मिलने से भारत सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से चूक जाने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन में आई कमी को कंपेंसेट करने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की जन कल्याण योजनाओं के लिए पैसा जुटाना भी इस रकम के मिलने के बाद काफी हद तक इजी हो जाएगा। आरबीआई की इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ एक्सपर्ट्स के भी व्यूज आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज का कहना है कि इस तरह के हिस्टोरिकल डिविडेंड से फाइनेंशियल ईयर 25 में फिस्कल डेफिसिट में 0.4% की कमी आएगी। अपकमिंग बजट में अनाउंस किए जा रहे कम उधार की गुंजाइश अब बॉन्ड मार्केट्स को सिग्निफिकेंट रिलीफ प्रोवाइड करेगी। इनके अलावा आईआरसीए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा कि 2.11 ट्रिलियन रुपीस की अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 2025 के इंटरिम बजट में डिविडेंड और मुनाफे के तहत 1.5 ट्रिलियन रुपीस के बजटीय आंकड़े से काफी ज्यादा है, जिसमें पीएसयूज से डिविडेंड भी शामिल है। बजट से ज्यादा आरबीआई डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत सरकार के रिसोर्सेज को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा आरबीआई बोर्ड ने कंटिंजेंट रिस्क बफर को पहले से 6% से बढ़ाकर अब 6.5% करने पर भी सहमति जताती है। यानी कि जो भी एक आकस्मिक रिस्क होता है, कोई भी जोखिम होता है जो सडन आ जाता है, उसके लिए जो एक अलग से इमरजेंसी फंड रखा जाता है वो 6% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। अगर हम देखें इस न्यूज से, तो इस खबर से तो यही पता चलता है कि आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल है। आरबीआई की तरफ से ये सरकार को दिए जाने वाला अब तक का रिकॉर्ड डिविडेंड है। 2023-24 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपए बतौर डिविडेंड ट्रांसफर किए थे। इससे पहले साल 2019 में सरकार को रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड आरबीआई से मिला था। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया था, जिसमें जो डिविडेंड की अमाउंट थी वो काफी ज्यादा कम हो गई थी। इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है 1 लाख करोड़ तक का डिविडेंड मिल सकता है। 85,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक का अनुमान लगाया गया था, लेकिन सारी स्पेकुलेशंस को पीछे छोड़ते हुए 2.1 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। अब ये समझने वाली बात है कि आरबीआई के पास इतना पैसा कहां से आया। देखिए, आरबीआई अपनी सरप्लस इनकम से सरकार को डिविडेंड देती है और ये पैसा आरबीआई निवेश और डॉलर को रखने के बाद वैल्यूएशन में हुई बढ़ोतरी से कमाती है। इसके साथ ही करेंसी प्रिंट करने पर मिलने वाली फीस भी इसमें शामिल होती है। रूल्स के अकॉर्डिंग आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट का 5.5% टू 6.5% तक रकम जो होती है वो सीआरबीएन के कंटिंजेंट रिस्क बफर के तौर पर रखना मैंडेटरी होता है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 2022-2023 के दौरान तेजी आने से सीआरबी को बढ़ाकर 6% कर दिया गया और इसमें क्योंकि लगातार जारी है तो 23-24
2024 में इसको बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। इसके अलावा आरबीआई की सिक्योरिटीज घरेलू मार्केट और विदेशों में रखी होती है, जिससे उनकी कमाई होती है। वैसे इस साल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से होने वाली आमदनी कम होने की आशंका है, क्योंकि 2022-2023 के मुकाबले 2023-2024 में आरबीआई ने ज्यादा डॉलर नहीं बेचे हैं। इस साल मार्च में आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व $67 बिलियन बढ़ा था। बढ़ते डिविडेंड के चलते फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने बॉन्ड की बिक्री में कमी ला सकता है। फरवरी में आए इंटरिम बजट के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत सरकार ने बॉन्ड के जरिए 14.13 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। रिजर्व बैंक भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उसका काम भारत के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना है। इसके अलावा करेंसी यानी कि भारतीय रुपए की प्रिंटिंग करना भी है। उसकी बाजार में सप्लाई करना, रुपए की सप्लाई से लेकर उसके भाव को कंट्रोल करना भी रिजर्व बैंक का ही काम है। अब अगर हम बात करें कि आरबीआई की इनकम के मेन सोर्सेज क्या कुछ होते हैं, तो सेंट्रल बैंक सरकारी बॉन्ड के जरिए ब्याज कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है। विदेशी मुद्रा में निवेश के जरिए भी इसकी इनकम होती है। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में करीब 70% हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट का है, जबकि 20% हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स के रूप में है। आरबीआई डॉलर रिजर्व में रखता है और कीमत बढ़ने पर उसे बेचने से खासा रिटर्न आता है। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझे, मान लीजिए $1 की जो अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था। अब अगर हम देखें तो $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज हो गया है। अब यहाँ पर आरबीआई मान लीजिए डॉलर को बेचता है तो उसको यहाँ पर 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये होती है आरबीआई की कमाई विदेशी मुद्रा से। इसके अलावा सरकार बाजार में लगाने के लिए आरबीआई से जो पैसा लेती है उससे भी सेंट्रल बैंक की कमाई होती है। इसके अलावा आरबीआई अलग अलग कमर्शियल बैंक्स को कर्ज देता है और उसके बदले में बैंक आरबीआई को ब्याज का भुगतान करते हैं और इससे भी सेंट्रल बैंक की कमाई होती है। अगला है कि आरबीआई के पास जो सरप्लस अमाउंट यानी कि लाभांश होता है उसका डिविडेंड सरकार को देने के बाद जो बचता है उसके ब्याज से कमाई होती है। थर्ड पॉइंट है कि फॉरेन एसेट्स का रीवैल्यूएशन यानी कि विदेशी संपत्तियों और सोने का पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन से कमाई होती है। रिजर्व सोने को ऊंचे दाम पर बेचकर जबरदस्त कमाई होती है। इसको भी हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि सोने की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में सोने का भंडार है और क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको आगे बेचने पर भी, उसकी रीवैल्यूएशन पर भी सेंट्रल बैंक की कमाई होगी। तो इस तरीके से बैंक अपनी कमाई करता है और ये जो कमाई रही है 23-24 में फाइनेंशियल ईयर के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उससे ये डिविडेंड हासिल हुआ है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार का खजाना भर गया और रिकॉर्ड डिविडेंड केंद्र सरकार को मिला है 2.11 लाख करोड़ रुपीस का। इससे आपको इस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि एक तो फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, दूसरा योजनाओं पर खर्च करने में मदद मिलेगी और जो भी जन कल्याण योजनाएं हैं उनके लिए पैसा जुटाने के लिए भी ये जो रकम मिली है ये काफी इजी कर देगी। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।